बेहतर से बेहतर करना है। जो हमारा तराना भी होता है जब यूनिवर्सिटी का, तो उसके अंदर भी होता है कि मेरा चमन गुलदस्तों वाला फूल वाला, तभी आप जब सुनेंगे उसको भी उसके अंदर की बात होगी। मैं ज़्यादा बात न करके मैं अब आपको जो गिल साहब को यहाँ बुला रहा हूँ, वो उनको जब आप सुनेंगे, उनके अशार जब सुनेंगे आप, और उनकी जब बातें इस यूनिवर्सिटी के बारे में और सुनेंगे, तो आपको इंशाअल्लाह दिल खुश हो जाएगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि जब भी वो प्रोग्राम कहीं पे भी हो और वो उसके अंदर मेरी ख्वाहिश तो यही, क्योंकि क्या उनकी आवाज़ है, क्या उनके लफ्ज़ हैं, क्या उनका लफ्ज़ों को मतलब यानी कि एक्सप्रेशन करना, उनको बातों को सामने लाना, वो एक मतलब हर आदमी के अंदर क्वालिटी नहीं होती है वो जो अपनी बात को रख सकते हैं। मैं डॉक्टर शारिक अकील साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस प्रोग्राम के अंदर, इस मौके के ऊपर हमारे सर सैयद अहमद खां के जो भी आज हमने उनका सर सैयद डे बना रहे हैं, उस पर अपनी थोड़ी रोशनी डालें और मत लेने के तशरीफ लाएँ। अलीगढ़ जवा किस्मत दबिस्ताने कोहन, ए के शम्मे फ़िक्र से ताबिंदा तेरी अंजुमन, तेरे पैमानों में लर्जा है शराबे इल्म फ़न, हश्र के दिन तक फले फूला रहे तेरा चमन, मशले मीना से रोशन तेरा मैखाना रहे, रहती दुनिया तक तेरा गर्दिश में पैमाना रहे। हज़रात, जिस अजीम हस्ती के ताल्लुक़ से हम यहाँ जमा हुए हैं, अब यकीन मानिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त जबकि कोविड पेंडेमिक का दौर है, लेकिन आज भी मेरी मालूमात में 43 जगहों पर हिंदुस्तान के बाहर सर सैयद डे ऑनलाइन मनाया जा रहा है। मुझे 2 साल पहले अमेरिका जाने का इत्तफाक हुआ, तो अमेरिका के 16 शहरों में, इसमें वाशिंगटन, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को वगैरह शामिल हैं, जिस शान व शौकत के साथ सर सैयद डे मनाया जाता है, ये सर सैयद के उसी खुलूस का नतीजा है। आपको पता है कि 1857 के जो गदर के हालात थे, उसमें सर सैयद बिजनौर में पोस्टेड थे, और वो ऐसा पुराशोभ ज़माना था, मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल था, और मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के बाद अंग्रेज़ों का ज़ाहिर है कि सबसे ज़्यादा गुस्सा पूरे हिंदुस्तानियों के साथ बिलखुसूस मुसलमानों पर इसलिए निकल रहा था कि हुकूमत सालों से बरसों से मुसलमानों के पास थी। आपको मालूम है कि मेरठ और दिल्ली के दरमियान कोई दरख्त ऐसा नहीं था जहां उलमा इकराम की लाशों को फांसी देके न लटकाया गया। ये सूरत हाल थी, ऐसे पुराशोभ दौर था, और उसमें उम्मीद की कोई किरण दूर दूर तक नज़र नहीं आती थी, ऐसा घटाटोप अंधेरा था। लेकिन सर सैयद ने उसमें हमें एक नई सुबह देखना सिखाया। सर सैयद ने बंद गली से एक रास्ता निकाल के दिखाया। एक मैदान हारने वालों को सर सैयद ने दूसरे मैदान के सामने ला के खड़ा किया और मुकाबला करने का सलीका सिखाया। छोड़ तो कोई बात नहीं। अब बड़े लोगों की बात यही होती है कि वो आज में जीते हैं और 100 साल और 200 साल आगे की का सोचते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, सर सैयद जिस वक्त ये लिखते हैं आसार सनादीद, पूरी दुनिया में आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री की ये रेफरेंस बुक है, उस वक्त सर सैयद की उम्र सिर्फ 30 साल है। 1847 में आसार सनादीद लिख देते हैं। आज भी उस किताब को आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के अंदर रेफरेंस बुक माना जाता है। आप हैरत करेंगे, जब दिल्ली मेट्रो का काम हो रहा था तो एयरपोर्ट के करीब खुदाई में एक मस्जिद के खंडरात निकले, सर सैयद ने उसका भी जिक्र आसार सनादीद में किया है। अगर आप सर सैयद की हमजह शख्सियत को देखना चाहें तो कभी लगता है कि सर सैयद एक माहिर कानून थे, कभी लगता है सर सैयद एक तारीख नवीस थे, तारीखदां थे, कभी लगता है सर सैयद एक जर्नलिस्ट थे। आपको जान के खुशी होगी कि ब्रिटिश काउंसिल में उस ज़माने के अंदर स्मॉल पॉक्स से बहुत डेथ होती थी।
आपको पता है वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने बाद में इजाद किया। सर सैयद ने ब्रिटिश काउंसिल में स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन को लाजमी करार देने के लिए एक रेजोल्यूशन पेश किया। सर सैयद पहले हिंदुस्तानी थे जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में लाजमी करार दिया गया। ये थी उनकी सोच। आपने ये भी सब जानते हैं कि सर सैयद को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज देखने के बाद ये तड़प हुई कि ऐसा ही इदारा अलीगढ़ के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कायम किया जाए। और बल्कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का सफ़र इसलिए किया था कि वहाँ की निज़ामी तालीम को देखें। और देखिए, सोचने की बात जो सर सैयद की थी, वो समझते थे कि अंग्रेज़ से अब मुकाबला है। मुगलिया सल्तनत का सूरज गुरूब हो चुका था, अंग्रेज़ों से मुकाबला है। तो जब तक हम उनकी ज़बान और तहजीब नहीं जानेंगे, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि वो किस लिए आगे बढ़े, कोई तो खूबी थी उनके कि वो 7 समंदर पार होके हमारे मुल्क के ऊपर हुक्मरान बन गए थे और उन्होंने हमें ग़ुलाम बना लिया था। तो सर सैयद उनकी उन खूबियों को जानने के लिए इंग्लिस्तान का सफ़र करते हैं और किस बेसरोसामानी के आलम में करते हैं ये भी आपको पता है। अपने घर का असासा बेच देते हैं। इसी दरमियान विलियम म्यून ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और किताब लिखी। उसका जवाब देने के लिए सर सैयद बेचैन और मुस्तरब हो गए और उन्होंने इंग्लिस्तान का वो सफ़र किया। मैं पढ़ रहा था, 16-17 महीने सर सैयद इंग्लिस्तान में रहे और लिखा है तारीख दानों ने, इन 17 महीनों के अंदर सर सैयद किसी रात में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सोए। वो बेचैनी, वो इस्तराब, वो तड़प सर सैयद के अंदर कौम के लिए थी कि मैं इस वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूं। ऐसे ही लोग दुनिया में बड़े काम करते हैं। और आपने ये भी देखा कि कॉलेज के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए सर सैयद ने अलीगढ़ नुमाइश के अंदर रक्स, नाच और ठुमके तक लगाए। वो इसकी परवाह नहीं करते थे कि इसका अंजाम क्या होगा। आपने ये भी जाना है, आप ये भी जानते हैं कि एक जगह उनकी खिदमत में, जाहिर है कि जब कोई बड़ा काम करते हैं, कोई भी बड़ा आदमी होता है तो उसकी मुखालफत उतनी ही ज़्यादा होती है। आप देखते दुनिया में जितने बड़े लोग आए मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो हैरत कैसी, इन कमीनों ने रसूलों को नहीं छोड़ा है ना। तो ये बड़े आदमियों के साथ होता है। सर सैयद एक जगह जब चंदा मांग रहे थे तो एक शख्स ने लाके पुराने जूतों की जोड़ी सर सैयद के उस झोली में डाल दी। कितना गुस्सा आया होगा। हम में, आप में से कोई होता तो क्या उसका रिएक्शन होता। सर सैयद ने बड़े इत्मीनान के साथ उस जूतों को भी लिया और अपने उस चंदे के सामान में रखकर सर सैयद दिल्ली जब आए वापस, उसको रिपेयर करा के, उसको बेच के जो कीमत आई वो उस चंदे में एक जगह मट्टी फेंक दी गई। तो सर सैयद ने अपने दामन में उस मट्टी को समेट लिया कि ये मेरी बुनियाद में डलेगी। ये थे वो हालात। आपको पता है कि ICS का एग्ज़ाम उस ज़माने में देने के लिए इंग्लिस्तान जाना पड़ता था, इंग्लैंड जाना पड़ता था। हिंदुस्तानियों के लिए कितना मुश्किल था, आप अंदाज़ा कीजिए। 1817 के बाद इंग्लैंड जाना, खुद सर सैयद को 15 दिन लगे हैं किश्ती के सफ़र में। सर सैयद पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के ऊपर ये दबाव डाला कि ICS का इम्तहान हिंदुस्तान में होना चाहिए और फिर उनकी ज़िंदगी के अंदर ही ICS के एग्ज़ाम का सेंटर हिंदुस्तान में होने लगा। ये कितना बड़ा काम था। और फिर 1857 के हालात में आपको पता है कि जब सर सैयद बिजनौर में SDM थे तो अंग्रेज़ कलेक्टर था जॉन शेक्सपियर, उसके ऊपर जो हमला होने, जाहिर है कि सारा गुस्सा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था। किस कदर शबाब के ऊपर गुस्सा था, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आग लग रही थी। तो पूरा का पूरा एक हुजूम उस कलेक्टर के सामने, उस कलेक्टर के यहाँ आ गया उसको मारने के लिए। जो कत्ल गारतगिरी आप देख रहे हैं आजकल, तो आप ज़्यादा देख रहे हैं, वो तकरीबन वही माहौल था। सर सैयद सिपर बन के तलवार लेके आगे आ गए और उन्होंने कहा मजाल नहीं है कि तुम आगे बढ़ सको, अगर तुम्हें बढ़ना है तो मेरी लाश के ऊपर से बढ़ना होगा। 20 लोगों की सर सैयद ने जान बचाई, सारे ब्रिटिशर्स थे। ये होता है इंसानियत का। सर सैयद के दिल में अंग्रेज़ों से कोई मोहब्बत नहीं थी, लेकिन बहरहाल इंसान थे और इंसान की हैसियत से उनकी ज़िंदगी का एहतराम ज़रूरी था। और उसके बाद ये भी मरहला आया कि अंग्रेज़ों ने जब हालात ठीक हो गए तो सर सैयद को इस खिदमत के एवज़ और उनकी इस जाबाजी और बहादुरी के एवज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफर्ड हिम 1000 रुपीज़ इन कैश। अंदाज़ा लगाइए, ये 1840 के आसपास की बात है, 1860 के आसपास की बात। 1000 रुपीज़ दैट टाइम, 200 ईयर्स अगो, कितनी उसकी कीमत थी। और उसके बाद ये भी एक बहुत बड़ी खत्ता आराजी ज़मीन का हिस्सा सर सैयद को पेश किया और इसके साथ 200 रुपये पर मंथ पॉलिटिकल पेंशन जारी की। तीनों चीज़ें सर सैयद ने इनकार कर दिया। कहा जब तक मेरी कौम, और कौम से उनकी मुराद हमेशा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होता था। सैकड़ों जगह उन्होंने लिखा हिंदुस्तानी खूबसूरत दुल्हन की मानंद है।
जिसकी नशीली दो आंखें हिंदू और मुसलमान हैं, इन दोनों आंखों को सलामत रखोगे तो ये दुल्हन खूबसूरत रहेगी, वरना ये दुल्हन महंगी हो जाएगी। ये था सर सैयद का वो, उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं लिया। 57 के हालात के बाद जब पूरी उथल पुथल हो गई तो अंग्रेजों ने जो बिजनौर के, मैंने ये पूरा वो वाकयात बता रहा हूँ जो तारीख से, बिजनौर के तमाम हिंदू चौधरियों को, सब के सब हिंदू थे, मुसलमान तो जाहिर है वो जानते थे कि सर सैयद को पसंद करते होंगे। हिंदू चौधरियों की एक बहुत बड़ी जमात बुला के अंग्रेज गवर्नमेंट ने पूछा, ये बताओ कि बिजनौर का इंतजाम किसको दिया जाए। सब ने एक बात कहा कि सैयद अहमद से बेहतर कोई आदमी नहीं है। ये जो उनकी कल्पना थी, ये जो उनका अंदाज था, ये जो उनकी सोच थी कि हम सब एक हैं, काश आज के सियासतदानों को ये सबक पढ़ाया जाए। आज तो जब हम देखते हैं अपने मुल्क के मंजरनामे पे तो हमें बहुत तकलीफ होती है। ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। ये सूरत हाल आ गई। हम पढ़े लिखे, हम किस बात के पढ़े लिखे हैं कि अब ये तफरीक होने लगी। आज सर सैयद होते तो उनका दिल सबसे ज़्यादा दुखता। उन्होंने तो इसको, आप अंदाज़ा कीजिए उस शख्स की फारसाइटेडनेस को। उनके पोते रौस मसूद रस्म बिस्मिल्लाह हो रही है, अभी छोटे से हैं 2-3 साल के, उनकी रस्म बिस्मिल्लाह हो रही है। और रस्म बिस्मिल्लाह हमेशा किसी मौलवी, किसी आलिम दीन की गोद में डाल के बच्चे को वो उसे बिस्मिल्लाह पढ़ाता है, लेकिन सर सैयद ने अपने दोस्त राजा जयकिशन दास की गोद में रौस मसूद को दे के बिस्मिल्लाह उनसे पढ़वाई और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम सब एक माँ बाप की औलाद। कोई हिंदू और मुसलमान हो सकता है, हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, ये दोनों यहीं के हैं। तो ये सूरत हाल जो सर सैयद देख रहे थे, आज सर सैयद के पैगाम को समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारा सर, हम सब का, विवेक भाई खुद यहाँ के अलमनाई हैं, यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, दुनिया भर में जाइए। और मैं तो सिर्फ 2-3 चीज़ आपको सर सैयद के अज़मत के बारे में ये बताना चाहूँगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो कुछ भी आप हिंदुस्तानियों में और बिलखुसूस मुसलमानों के अंदर आप देखते हैं, कोई भी बड़ा, उसका ताल्लुक कुछ ना कुछ अलीगढ़ से ज़रूर है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने एक जगह लिखा है कि अगर मुझे कोई शख्स इंतहाई खुश गुफ्तार, खुश लिबास, खुश किरदार कहीं नज़र आता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुम अलीगढ़ के हो? तो अगर वो कहता है अलीगढ़ का है तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता। लेकिन अगर वो कहता है कि अलीगढ़ का नहीं हूँ तो मैं कहता हूँ, तो मेरी हाय निकलती है, हाय यही कमी रह गई शायद तुम में। ये था सर सैयद। अलीगढ़ को जो सर सैयद के खुलूस से, उनकी बरकत से जो अलीगढ़ बना, और आप अंदाज़े लगाइए कि 1875 में मदरसतुल उलूम कायम किया 7 बच्चों के साथ। 2 साल के अंदर मोहम्मद अल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया और लॉर्ड लिटन ने आके स्ट्रेची हॉल जहाँ वहाँ उसका संग बुनियाद रखा। उस वक्त की तकरीर सैयद की उठा के देखिए। 1877 में सर सैयद कहते हैं, आज जो हम यहाँ पौधा लगा रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये तनावर दरख्त बनेगा और इसकी ब्रांचेस से दूसरी जड़ें निकलेंगी और ये पूरी दुनिया के अंदर इल्म-ओ-हुनर की रोशनी को रोशन करेगी। ये सर सैयद के अल्फाज थे 1877 में। फिर आपने देखा 1920 में यूनिवर्सिटी वजूद में आई, आज उसको पूरे 100 साल हो गए। कोई भी चीज़ पहली आप देखिए मुसलमानों में, उसका ताल्लुक अलीगढ़ से है। कोई भी पहला चीफ मिनिस्टर, नाम आता है अब्दुल गफूर, अलीगढ़। अकबर अली खां, अलीगढ़। कोई खातून चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान की पहली, अनवरा तैमूर, अलीगढ़, अलीगढ़ की विमेंस कॉलेज की तालिबा। पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस अहमदी, अलीगढ़। गवर्नर्स हजारों, सैकड़ों की तादाद में। आज आप सर उठा के कह सकते हैं कि अलीगढ़ ने 100 साल तारीख के अंदर हजारों माहिरीन तालीम, एकेडमिशियंस, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, साइंटिस्ट, सियासतदान, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या आपको पता है कि अलीगढ़ के तालिब इल्म, आज अभी तक 9 तालिब इल्मों को हमारे पद्म विभूषण मिल चुका है। हमारे 22 तालिब इल्मों को पद्म भूषण मिल चुका है, जिनमें नुमाया नवाब जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह, अशोक सेठ, जो फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है स्कॉट्स का, अशोक सेठ यहीं का स्टूडेंट है। और जब उससे राष्ट्रपति भवन में डेकोरेट किया जा रहा था पद्मश्री से, उस वक्त भी उसने ये बात कही थी, आई ओ इट टू माई अल्मा मेटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 50 से ज्यादा पद्मश्री अलीगढ़ वाले हासिल कर चुके हैं। 2 भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान और जाकिर हुसैन की शक्ल में अलीगढ़ के लोग हासिल कर चुके हैं। सींचा है इसे खून से हम तश्ना लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बनाया।
सर सैयद के इस पैगाम को आम करने की ज़रूरत है कि उनके दिल में जो इंसानों से मोहब्बत थी, उनके दिल में ज़रा सा भी इस तरह का हिंदू, द डोर्स ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ओपन टू ऑल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन और रिलीजन। हम फख्र से कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला ग्रेजुएट कोई मुसलमान नहीं था, ईश्वरी प्रसाद था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला पोस्ट ग्रेजुएट कोई मुसलमान नहीं था, अंबा प्रसाद था। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का पहला प्रिंसिपल भी मुसलमान नहीं था, सिडन थे जो ईसाई अकीदा के से ताल्लुक़ रखते थे। ये वसत क़ल्बी, ये वसी नज़री अगर पैदा होगी तो मुल्क तरक्की करता है। लेकिन अगर हर चीज़ को हम मज़हब के चश्मे से देखने लगेंगे तो फिर तो कोरोना वायरस भी हिंदू और मुसलमान हो जाएगा, वो तबलीग जमात से फैलना शुरू हो जाएगा। ये सूरत हाल बदल, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी सोच क्या है, हम इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं कि हम बीमारियों को हिंदू मुसलमान बनाएंगे? तो फिर तो हम इलाज ही नहीं करते। अनलेस वी आर एबल टू डायग्नोज इट परफेक्टली, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अ ट्रीटमेंट एंड फाइंड आउट अ वैक्सीन? इस सोच को बदलना पड़ेगा। परिंदों में कभी फिरका परस्ती क्यों नहीं होती? कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। इन परिंदों से हम सबक हासिल कर लें। सर सैयद की ये जो कुर्बानियाँ हैं, कई रातें गुजर जा सकती हैं सर सैयद पे बात किया जाए, चूँकि वक्त कम है। मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों की जहानत, यहाँ के लोगों की प्रॉम्प्टनेस दुनिया भर में मिसाल लगती है। यहाँ के लोग जो बात करते थे तो दूसरे को बिल्कुल चुप कर देते, वो अंदाज था। आप देखिए कि सर सैयद अलैहिर्रहमा के ज़माने का वाक़या सुनाता हूँ। जामा मस्जिद के सामने हमारी हॉकी की टीम खेल के आ रही थी, मगरिब का वक्त था, आपको मालूम सर सैयद नमाज के पाबंद थे। तो लोगों ने देखा कि ये जो विक्टोरिया गेट है, विक्टोरिया गेट के सामने जो मैदान है उसकी बात बता रहा हूँ। ये हॉकी की टीम अपना सामान लेके आ रही थी, देखा कि मगरिब का वक्त हो रहा है और उधर से सर सैयद भागते चले आ रहे हैं नमाज के लिए। तो डरते बहुत थे, एकदम से इन लोगों ने बगैर वजू ऐसे ही खड़े हो गए जमात करने के, सर सैयद ना देख लें कि नमाज के वक्त अजान हो गई मगरिब की, हम यहाँ हैं। एकदम उन्होंने एक जिसे कहते हैं डमी नमाज बनाई, खड़े हो गए और एक जो आदमी था वो इमामत करने लगा। पीछे से सर सैयद आए और सर सैयद इस जमात में शामिल हो गए। सर सैयद को क्या पता था कि ये ऐसे ही एक नमाज पढ़ी जा रही है। सर सैयद शामिल हो गए। जो कैप्टन था, जो इमामत कर रहा था, पीछे मुड़ के उसने कहा कि बूढ़ा गया कि नहीं गया? तो सैयद ने कहा बूढ़ा मौजूद है। ये सर सैयद का अंदाज था, किस तरह से तरबियत करते थे। और फिर खैर सर सैयद ने उनको समझाया और नमाज अदा की गई। यहाँ के लोगों ने जो मैं आपको सिर्फ एक दो वाक़े सुना के बताता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू वज़ीर आज़म थे और जो 15 अगस्त को आप जानते हैं कि नेशनल फ्लैग को सलामी दी जाती है, तो वहाँ जो डोरी खींचते थे वो एक सरदार जी, वो अलीगेरियन थे, जो प्रोटोकॉल ऑफिसर थे। तो जब ये जश्न हो गया आज़ादी का, तो उन सरदार जी से जो अलीगेरियन थे, उनसे वहीं एक दूसरे उनके कलीग ने छेड़ा कि देखो ये जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, लेकिन ये नज़र नहीं आता तिरंगे में सिर्फ 3 रंग हैं, केसरिया, वाइट और ग्रीन। तो देखो ये केसरिया तो हम हिंदुओं का है और ये वाइट है, ये क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट करता है, और हरा रंग मुसलमानों का है। तो सरदार जी तुम्हारे हिस्से में क्या आया? अलीगेरियन थे, जवाब दिया भाई ये इस झंडे के अंदर जो डंडा है ये तेरे बाप का है। ये हाजिर जवाबी थी। और आखिरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो अंदाज था, मैंने हामिद अंसारी साहब जब अलीगढ़ में आए थे सर सैयद डे में, ये बात उनके सामने भी मैंने उस दिन कही थी कैनेडी हॉल में। अलीगढ़ का तालिब इल्म की एक पहचान थी, बड़ों को इज्जत देना, रिस्पेक्ट करना, दिल खोल के मिलना, प्यार मोहब्बत की गंगा बहाना, जो भी मिल जाए, जो अलीगढ़ियन मिल जाए। आईएएस का इंटरव्यू था, आईएएस के इंटरव्यू के अंदर बहुत से तालिब इल्म जा रहे थे। इंटरव्यू बोर्ड इस तरह से बात करता था कि जो भी आता था कैंडिडेट उसे कहता था देखिए हम आपसे दो ऑप्शन है आपके पास, या तो हम आपसे एक आसान सवाल करें, एक मुश्किल सवाल करें, बहुत मुश्किल, या 2 आसान सवाल करें। चॉइस इज योर्स, इधर 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन और 2 इजी क्वेश्चंस। ज़्यादातर लोग सहल पसंद होते हैं, आप हमसे 2 आसान सवाल पूछिए, 2 आसान सवाल पूछिए। एक अलीगढ़ का स्टूडेंट जाता है, उसके सामने ये रखा गया व्हाट इज योर ऑप्शन, 2 इजी क्वेश्चंस और 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन। उसने कहा आस्क मी द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो इंटरव्यू बोर्ड वालों ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये बताइए कि मुर्गी पहले आई ये अंडा, विच केम फर्स्ट, एग और चिकन? तो इस लड़के ने कहा कि मुर्गी। तो इंटरव्यू बोर्ड वालों ने पूछा कैसे?
तो इसने कहा यू कैनॉट आस्क मी सेकंड क्वेश्चन, यू कैनॉट आस्क मी सेकंड क्वेश्चन। तो ये हाजिर जवाबी जो अलीगढ़ वालों की थी, जो हमारी रिवायतें थी, अफसोस बहुत सी रिवायतें दम तोड़ रही हैं। विवेक भाई हमारे उस बहुत ही ताबिंदा और दरख्शा माजी की जीती जागती मिसाल हैं, और वो जो अलीगढ़ का एक ख़ास इम्तियाज़ था, काश वो ज़िंदा हो, काश हमारे मुल्क के अंदर जो सर सैयद चाहते थे, जो सर सैयद ने शुरू से किया कि पूरे मुल्क के बाशिंदे मिलजुल के इस मुल्क को तरक्की की राहों में ले जाएं, और ये जो संकीर्णता है, जो हमारे दिमाग में कीड़ा है हिंदू मुसलमान का, ये ख़त्म हो। तो ये जो सर सैयद की फ़िलॉसफी थी, उस जितनी रिलेवेंट आज है शायद इससे ज़्यादा कभी नहीं। आज हमें सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि हम इंसानी ज़िंदगी का एहतराम करें, हम इंसानों का एहतराम करें, हम हिंदुस्तानियों का एहतराम करें, और हम बहैसियत कौम हर उस शख्स को ये चाहें कि मुल्क की तरक्की का एक एक हिस्सा हर एक को बराबर शेयर हो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक न गांधी जी का ख्वाब पूरा हो सकता है। आपको पता है गांधी जी ने सर सैयद को प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन कहा है। गांधी ने लिखा है सर सैयद वाज ए प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन। पंडित नेहरू ने सर सैयद को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कह के पुकारा है। अफसोस ये है कि हमने सर सैयद की कदर नहीं की, पूरे मुल्क ने बहैसियत मजमूई कदर नहीं की, और जो भी कुछ आप इल्म की शमा कहीं भी देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं अलीगढ़ का उनसुर ज़रूर शामिल है, उसमें कहीं ना कहीं सर सैयद का खुलूस शामिल है। ख़वातीन के ताल्लुक़ से मैं ज़रूर बताऊंगा कि सर सैयद फ़िक्रमंद थे, उन्होंने लिखा है, बाज़ लोग कहते हैं कि उन्होंने विमेन एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं किया, उन्होंने लिखा है कि मेरे प्लानिंग के अंदर ये बात थी, लेकिन उस ज़माने के हालात देखिए, कॉलेज बनाना कितना मुश्किल था। लेकिन तब भी हमें फ़ख्र है कि जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में कायम होती है, दुनिया की आज तक पहली यूनिवर्सिटी है जिसकी पहली चांसलर बेगम सुल्तान जहां एक खातून रही। तो मैं, और फिर हज़ारों यहाँ से ख़वातीन ने, कुर्रतुल्लैन हैदर, इस्मत चुगताई से लेकर वही जहाँ बेगम आबदा अहमद जो फ़खरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वाइफ थी, वो भी यहीं की तालिबा थी। इस वक्त आपको जान के खुशी होगी कि इस वक्त बुशरा अतीक का नाम बहुत आया है, हमारी ही साइंटिस्ट है जिसने इस साल, इस अक्टूबर में ये अनाउंस हुआ, प्रेस्टिजियस शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2020 वाज बैक्ड बाय बुशरा अतीक, ए फेमस साइंटिस्ट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और हमारी तालिबा खुशबू मिर्जा जो छोटे से कस्बे अमरोहे की रहने वाली है, नासा में डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रही है और चांद तक होके आई है। ये कहानी जो हमारी है, इसमें रंग हमें भरने हैं, आगे हम ही को ले जाना है, और हम सब अगर खुलूस के साथ काम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अलीगढ़ आगे बढ़ेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। अलीगढ़ आगे बढ़ने का मतलब ही ये है कि मुल्क आगे बढ़ेगा। मैं आप तमाम हजरात का बेइंतहा मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और उस्मानी साहब का शुक्रिया, फ़रत शमर रेजिडेंसी के तमाम बाशिंदों का शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया, और मेरे लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात क्या होगी कि सर सैयद से निस्बत कुछ हासिल हो जाए और सर सैयद के ताल्लुक़ से हम यहाँ जमा हो जाएं। मैं अपनी बात इन अशार के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आँखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। शारिक भाई, आपने सर सैयद अहमद खां पे इसके लिए इनके प्रोग्राम के सिलसिले में हम यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं, सब लोग बड़ी अच्छी रोशनी डाली, बहुत अच्छी बातें हम लोगों को पता चली आपके वर्डों से, आपके लफ्ज़ों से, जो शायद कभी कुछ लोगों को नहीं भी मालूम होंगी। प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए मैं जनाब विवेक बंसल साहब जो आज हमारे गेस्ट हैं, आज मैं इनको मुबारकबाद पहले दे चुका हूँ लेकिन फिर दे रहा हूँ इस मौके पर कि आपको हरियाणा का कांग्रेस पार्टी ने प्रभारी स्वतंत्र पद देने की, जिनको अकेले ही उनको प्रभारी इनको बना दिया गया है। बहुत खुशी हुई हम सबको। आपको अल्लाह करे कि वो और तरक्की मिले, आप और आगे जाएं। मैं आपको इस डायस पे, इस माइक पे आपको दावत देता हूँ कि इस मौके पे आप अपने ख्यालातों को इजहार करें। विवेक बंसल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई लतीफ़ साहब। आज इस मुबारक मौके पे जहाँ कहीं ना कहीं ये कमी महसूस हो रही थी
इस जो एक महामारी कहिए, ये पैंडेमिक कहिए की वजह से ख़ास तौर से अलीगढ़ के लोग महरूम हो रहे थे आज सर सैयद डे पे, जो जिस जोश और अगर मैं इसको एडिट करूंगा के साथ मुझे इस अदारे में स्पेस जश्न मनाया जाता है सर सैयद डे पे, आपने कहीं ना कहीं उस कमी को यहाँ इस जलसे को जो मुनक्किद किया उसके लिए आप सबको मुबारकबाद, और मुझे भी मदऊ किया उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर मौजूद मेज़बान मैं शायद उस्मानी भाई को कहूँगा और आप सब लोग, और जो मुकर्रर आपने डॉक्टर शारिक अकील साहब, जिनकी ज़ुबान से न सिर्फ फूल झड़ते हैं बल्कि इल्म भी निकलता है। यहाँ पे मौजूद हमारे मौलाना जमाल साहब, जिन्होंने खिलावत कुरान पाक पढ़ी से, और यहाँ मौजूद तमाम यहाँ इस रेजिडेंसी के रेजिडेंट्स और ख़वातीन व हज़रात, मैं बहुत कुछ रह नहीं जाता। ख़ास तौर से शारिक साहब ने जिस तफसील के साथ रोशनी डाली सर सैयद अहमद साहब के बारे में, सर सैयद डे के बारे में, मैं भी हिंदुस्तान से बाहर 2-4 जगह गया हूँ। सर सैयद डे पे मुझे मदऊ किया गया था, और एक बार तो मैंने सोनिया जी से तस्करा हो रहा था, तो मैंने कहा कि साहब सर सैयद डे जिस किसी भी दुनिया की शख्सियत का जो है यौम पैदाइश, इस स्केल पर दुनिया भर में नहीं मनाई जाती होगी जो सर सैयद डे की सर सैयद की जो मनाई जाती है। तो ये उनकी शख्सियत का एक बहुत मतलब वसी, जिसे कहने हैं बस एक बयां करता है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा तालीम के एतबार से, और जो एक इदारा दिया जिसकी रोशनी से जो लोग रोशन हुए वो शायद पूरी दुनिया में चमक रहे हैं। मैं कुछ मिसालें दी जिन लोगों ने, और वो मिसालें शायद यहीं तक महदूद नहीं हैं, बहुत हैं। उनको अगर गिनाया जाए तो वो शायद वक्त कम पड़ेगा, पर लेकिन ऐसी शख्सियतें जिन्होंने नाम रोशन किया इस इदारे का, और जब इदारे का नाम रोशन हुआ तो जाहिर सी बात है सर सैयद अहमद खां का, और बड़ी वसी पर्सनैलिटी थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मैंने भी उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि मैं खुद सोचता था जब मैं पढ़ता था कि साहब आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं, कानून को भी के भी वो हैं जानकार माहिर हैं, और उसके साथ साथ पेंटर आर्टिस्ट भी थे, उसके साथ साथ पेंटिंग्स भी, और तारीख़ के जो हिस्ट्री के भी उनको बहुत दिलचस्पी थी। तो ये सब एक मल्टी डायमेंशनल जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी, वो अपने आप में थी। और देखिए वो जब तक आदमी मल्टी डायमेंशनल ना हो, और एक जुनून भी था उसके साथ, कॉम्बिनेशन ये है कि जुनून था, उन्होंने सोचा कि मुझे कौम के लिए, मुझे जो लोग ख़ास तौर से, अगर उनकी बहुत दूर की सोच थी, जो लोग कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस की मुखालफत की, उसके भी एक वजूहात थी, या जो लोग कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, तो वो एक जिसे कहते हैं कि एक रणनीति थी, एक प्लान था, बहुत सोचा समझा कि पहले जिसे कहते हैं कि हमें पहले हासिल करना है, जिससे कि भाई शारिक साहब ने कहा कि ये लोग कहाँ तक, ये जो सिविलाइजेशन है या ये जो कम्युनिटी है या ये मुल्क है, ये आगे कैसे बढ़ा। तो उसे हासिल करने के बाद उन्होंने कहा कि पहले, और बिल्कुल तो दौरे तबाही आ गया था 1857 के बाद, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, और उसके बाद जिस शिद्दत के साथ वो उठे और सब कुछ अपना उन्होंने, आज की तारीख में तो अगर आप किसी से थोड़ा सा भी उसकी सेविंग्स या उसमें से आप किसी मजलूम के लिए मांगते हैं तो उसे बड़ी दिक्कत होती है। और उन्होंने अपना पूरा, आज जितने हम सब लोग
अपने ज़ाती मफाद के लिए और माशरे के लिए हम लोग उठ के आने में हमें बहुत दिक्कत होती है। उन्होंने अगर कुछ किया, अपनी ज़िंदगी अगर उन्होंने जो पूरी वक्फ की तो पूरी कौम के लिए, हिंदुस्तान के लिए की, और मिसाल भी पेश की उन्होंने, जो उन्होंने ख़ास तौर से दूसरे मज़हब के एहतराम की बात मैंने पढ़ा है कि उन्होंने काउ स्लॉटर के बारे में भी उन्होंने बोला। उन्होंने कहा अगर इफ़ इट हर्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी तो हमें उससे बचना चाहिए। ये उनके, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। तो विद ऑल दिस थिंग्स आई फील, मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कहते हैं ना कि इस तरीके की शख्सियतें जो हैं, they are born once in centuries, and with such multi-dimensional and such a liberal and a wide attitude towards life, towards everything, and we pay our homage। खराज अकीदत आज हम उन्हें पेश करते हैं, और इस दुआ के साथ और इस जज्बे के साथ कि हम लोग मनाते हैं, कहीं ना कहीं उसे अपने दिलो दिमाग पर भी उतार रहे हैं। कुछ भी थोड़ा सा भी अगर उतार लेंगे तो शायद we'll be able to make a better society, we'll be able to make a better human beings amongst us। और जाहिर सी बात है कि नीड ऑफ द आवर इज़ दिस। वो कहते हैं ना कि आपने कहा कि वो पेड़ पत्ते ही परेशान हो गए अगर परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो गए। ये सूखे मेवे ये देखकर हैरान हो गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। तो ये सब चीज़ें बड़े बहुत ही ज़्यादा, और मुझे तो ख़ास तौर से, मैं देखिए मैं इस इदारे से बहुत कुछ सीखा, और जो मेरी तरबियत और परवरिश रही लतीफ़ भाई जैसे दोस्त और तमाम उन्हीं लोगों के बीच में रही है। तो ये सब जो आज मुल्क में जो हालात हो रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और बहुत बहस होती है मेरी लोगों से, और मैं उनसे यही कहता हूँ कि इस मुल्क को कहाँ ले जा रहे हो आप लोग। अगर सही माने में आप राष्ट्रभक्त हो तो सोचो यार कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है, संजीदगी तो सोचो। ये मुल्क जिसमें मुख्तलिफ़ ज़ुबानें, मुख्तलिफ़, बड़ा फ़क्र होना चाहिए हमको कि मुख्तलिफ़ मज़हब हैं, मुख्तलिफ़ तहज़ीबें हैं। बहुत कम मुल्क होंगे, बहुत कम क्या है, हिंदुस्तान के बराबर जो एक डाइवर्सिटी है वो शायद अमेरिका में भी नहीं है इतनी। वहाँ आके एसिमुलेट कर गए, इतनी लैंग्वेजेस और इतना सब कुछ नहीं है वहाँ पे। तो ये तो फ़क्र होना चाहिए, हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ, और उसी को ही हम लोग कहीं ना कहीं उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर नेशन एंड दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर नेशन। एंड all these years we have been able to face all these challenges. Not that the challenges earlier were any less. Fundamentalists have always been raising their heads, but people who were at the helm, they were able to smother them, they were able to, I wouldn't say crush them, but to drown their discordant notes. So, and these sort of voices you cannot crush for all times. They keep on raising their heads from time to time. But one should, people who are in the ruling dispensation, their aims and their thought process has to be very clear. What is in the interest of this nation? What is the legacy of this? वर्षा क्या है हमारे मुल्क का? वर्षा यही है, जिस वर्षे को एक तंग नज़रिए से देखते हैं, जो करने की पेश करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं है वर्षा। वर्षा यहाँ की गंगा जमनी तहजीब है। हिस्ट्री उठाइए, तारीख उठाइए, उसमें देखिए आप। आज मुझे बड़ा अफसोस होता है जब आगरा में म्यूज़ियम का, ख़ास तौर से मैं बड़ा शहदाई हूँ मुग़ल डायनेस्टी का, जो उनकी समय, जो उनके तारीख़ में, उनके समय में, जो उनके जब वो इक़्तिदार में थे, जिस तरीके से कल्चर फ्लरिश हुआ, इंडो इस्लामिक कहिए, जो म्यूचुअल एक
प्रोसेस होता है गिव एंड टेक। और जो लिबरलिज्म अकबर को उठा के देखिए, और कहीं ना कहीं हम जब अकबर को राणा प्रताप से हम जब कंपेयर करते हैं तो राणा प्रताप के कसीदे पढ़ते ही में भी है वॉरियर, गुड वॉरियर, बट जब हम उसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं तो शायद ये अकबर जैसी शख्सियत के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी करते हैं, जिसने इस मुल्क को, जिसे कहते हैं ना कोलिशन, रिलीजियस टॉलरेंस का एक बहुत बड़ा एक पैगाम अकबर, बादशाह अकबर ने दिया। आज उसी की जो वर्षा है उसी पे ही हम लोग हमला कर रहे हैं। जो तो ये शायद ना तो इंसाफ कर रहे हैं हम अपनी लेगेसी के साथ, आने वाली पुश्तों के साथ, आने वाली नस्लों के साथ, कि उनको हम क्या देके जाएंगे। आज बहुत ज़रूरत है ये जो बच्चे हैं इनको पता हो कि ये मुल्क कैसे महफूज रहेगा, इस मुल्क की ताकत क्या है। इस मुल्क के जो बुजुर्ग थे, जो जंगे आज़ादी में जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया, उनके सामने ये सपना नहीं था, उनके सामने ये सोच नहीं था कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान का है ये मुल्क। उनके सामने सिर्फ सोच था कि हमारी मिट्टी, हमारी मातृभूमि, हमारी मादरे वतन को हम कैसे इन अंग्रेज़ों से आज़ाद कराएं। वो है हमारा असली जज्बा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आप तकरीर सुनिए लाल किले पे, जब आज़ादी के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के। तो आज उन सबको मिटाने की कोशिश हो रही है, तारीख को बदलने की कोशिश हो रही है। और जो कौमें अपनी तारीख को याद नहीं करती और सबक नहीं लेती, वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज हम सब लोग यहाँ ऐसी अजीम शख्सियत के यौम पैदाइश पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो कुछ सबक यहाँ से ज़रूर लेके जाए। सिर्फ उंगली दूसरे पे उठाने से बात नहीं बनेगी, अमल पे कुछ खुद भी लाना होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी और तभी ये मुल्क महफूज रहेगा और तभी हम सब लोग अमन चैन से एक दूसरे के साथ जो प्यार मोहब्बत के साथ रह सकेंगे। बहुत माफ़ कीजिएगा, बहुत लंबी हो गई शारिक साहब के साथ बात, तो फिर बात कुछ ज़्यादा बनती भी नहीं है, पर लेकिन चूँकि जो कहते हैं ना कि मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मैंने कहा थोड़ी सी बात जो मेरे दिल में रहती है उसको आप लोगों के साथ साझा कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, बहुत बहुत दिली मुबारक। और खुदा करे कि इस तरीके से तो नहीं, पर लेकिन हमें और जोश और वलवले के साथ ये दिन, जब तक हम लोग हमारी ज़िंदगी है, हम लोग इसी तरीके से मनाते रहें और उनको याद करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा शुक्रिया विवेक बंसल भाई, बड़े अच्छे लफ्ज़ों में आपने आज के प्रोग्राम के बयान किया और सर सैयद अहमद खां पे अपनी रोशनी डाली। प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए जाहिर सी बात है कि इस प्रोग्राम को ख़त्म की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसमें अब दो ही चीज़ें रह गई। एक तो जो हमारी यूनिवर्सिटी का हर दिल अजीज़, दिल को छू लेने वाला जो तराना है, वो प्रोग्राम के आखिर में होगा। और उसके बाद जो बड़े लुत्फ से जिसका स्टूडेंट्स को, जिसका ओल्ड बॉयज़ को, अलीगढ़ियंस को ख़ास तौर से गोश्त रोटी, डल्ला, बिरयानी, शाही टोस्ट, उनका इंतज़ार होता है, वो किया जाएगा। उसके अंदर सब लुत्फ लेंगे। तो मैं ख़वातीन से भी, आई रिक्वेस्ट टू वुमेन्स इफ़ शी वांट टू पार्टिसिपेट इन तराना, तो शी विल बिकम एंड फॉरवर्ड। तो मैं तारिक साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उस चीज़ के लिए तैयारी कर लें और इस प्रोग्राम को आखिर में ले जाने के लिए तराना अब हम लोग करेंगे। और जो जेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो उसके अंदर आगे आएँ और उसके अंदर तराना में ज़रूर शरीक हों। ऑडियो है ना, ऑडियो है कैसे ऐसे गाएंगे। अच्छा।
Yeah.